नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं रूप सिंह चंदेल जी का लिखा हुआ उपन्यास सुखन साज धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 6। पिछले भाग 5 में आपने लालमणि जगलाल के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में सुना। नीलिमा की खास सहेली निरुपमा अपनी पढ़ाई पूरी करके मिरांडा हाउस में प्राध्यापक हो गई। अब सुनिए आगे की कहानी भाग 6 में। अम्मा, दूसरे शनिवार का दिन था। नीलिमा सोकर देर से उठी और बिस्तर पर बैठी अंगड़ाई लेती हुई माँ को आवाज़ दी। अम्मा। नीलिमा को उठा जानकर निर्मला सिंह चाय बनाने किचन में चली गई थीं। नीलिमा का कमरा किचन से दूर था, लेकिन उन्होंने उसकी आवाज़ सुन ली थी। ऊंची आवाज़ में बोली, चाय बना रही हूँ। नीलिमा अलसाई सी बिस्तर से उतरी और बाथरूम की ओर बढ़ गई। लौटी तब निर्मला सिंह चाय छान रही थीं। बाथरूम से निकलकर नीलिमा किचन की ओर गई और माँ को चाय छानता देख बोली, मेरी मत छानना, मैं मंजन करके छान लूँगी। निर्मला सिंह ने उसकी चाय नहीं छानी और ड्राइंग रूम से लॉन की ओर जाते हुए वहाँ लगी दीवार घड़ी की ओर देखा। 8 बजने में 5 मिनट शेष थे। वो लॉन में पड़ी कुर्सी पर जा बैठी और चाय का कप सामने रखी छोटी सी मेज़ पर रखा। कुछ देर बाद नीलिमा भी अपनी चाय लेकर आ गई और माँ के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठती हुई बोली, अम्मा, आज कनॉट प्लेस चलना है। निर्मला सिंह उसके चेहरे की ओर देखने लगी। उनके चेहरे पर प्रश्न की रेखाएं उभरी देख नीलिमा बोली, अगले सप्ताह दीपावली है, कुछ कपड़े खरीदने हैं। तुम्हें? अपने लिए और आपके लिए भी। मेरे पास ढेर कपड़े हैं नीलम, अधिक कहीं जाती भी नहीं, तुम अपने लिए खरीद लाओ। घर में रहते ऊब नहीं अनुभव करती अम्मा, आज आपको चलना ही है और आपके लिए भी कपड़े खरीदने ही हैं। नौकरी लगने की खुशी में निरुपमा एक बड़ी पार्टी दे रही है, आपको भी चलना है। उसकी पार्टी में तुम जाओगी? आपको भी उसने बुलाया है, चलना है। निर्मला सिंह सोच में पड़ गई। और एक बात अम्मा, निर्मला सिंह नीलिमा की ओर देखने लगी, आज आप सावित्री से बात करिएगा कि वो सुबह जल्दी आकर हमारे लिए नाश्ता तैयार कर दे और घर की सफाई भी उसी के साथ करने के बाद दोपहर में आकर आपके लिए लंच बना दिया करे। अरे नीलम, मैं अभी इतनी अशक्त नहीं हूँ कि मैं ये सब नहीं कर सकती। इतना ही तो काम है मेरे पास और वो भी सावित्री से करवाने लगूंगी, तब मेरे पास बचेगा ही क्या। और काम न करने वाले लोग तमाम बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। मैं आपको बीमारियों का शिकार नहीं होने दूंगी, आप सावित्री से बात करें। फिर कुछ सोचती हुई नीलिमा बोली, आप नहीं, मैं ही बात करूंगी उससे। आज उसके जाने के बाद ही हम कनॉट प्लेस चलेंगे। निर्मला सिंह बेटी की जिद के सामने प्रायः झुक जाती थी। वो चुप रहीं। नीलिमा ही बोली, कल ऑफिस में बहुत काम था, थक गई थी। कल से सुबह आप मेरे साथ सैर के लिए चला करेंगी। जिस दिन शाम समय से घर आ जाया करूंगी, उस दिन शाम भी। बल्कि शाम को मेरी प्रतीक्षा क्यों करना, आप स्वयं शाम 5 साढ़े 5 बजे चली जाया करें। तुम्हारे पापा थे तब जाती ही थी उनके साथ टहलने, उनके जाने के बाद मेरा मन उचट गया। आप भी जाती थी पापा के साथ और कभी कभी मैं भी जाती थी। अब दोबारा जाना प्रारंभ करना है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है और उसके साथ बीमारियां भी। यहाँ मधुमेह के बीमारों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। जनसंख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है। जब हम गांव से आए थे तब से अब तक पता नहीं कितने लाख लोग बढ़ गए हैं। आज दिल्ली की जनसंख्या 60 लाख से अधिक है अम्मा। पड़ोसी राज्यों के लोग दिल्ली आ रहे हैं। राजधानी है और यहाँ छोटे छोटे उद्योग हैं, लोगों को काम मिल जाता है। पहले लोग कलकत्ता भागते थे, वहाँ आधी आबादी बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोगों की है। लेकिन अब वहाँ के बजाय लोग दिल्ली आ रहे हैं। अपढ़ और कम पढ़े लोगों को कोई काम नहीं मिलता तो वे रिक्शा चला लेते हैं। पुरानी दिल्ली में रिक्शों की भरमार है। चांदनी चौक, चावड़ी बाज़ार जैसी जगहों में रिक्शों के कारण चलना मुश्किल होता है। मुझे चांदनी चौक गए एक ज़माना बीत गया। कहो तो आज वहीं चलूं, वहाँ भी कपड़ों की अच्छी मार्केट है। नहीं, वहाँ की भीड़ से घबराहट पैदा होती है। किसी दिन चलेंगे वहाँ तिवारी के लड्डू और पराठा वाली गली के पराठे खाने। अब पराठा वाली गली का नाम ही केवल बचा है, सब पुरानी बातें हैं। सभी व्यवसायी बाजारू हो गए हैं। तुम्हें याद होगा, तुम्हारे पापा खास पराठों के लिए हमें लेकर गए थे। उससे अच्छे पराठे हम घर में बना लेते हैं। चलेंगे किसी दिन। फिलहाल आज 1 बजे कनॉट प्लेस चलेंगे। मद्रास होटल में लंच करके ख़रीदारी करेंगे। तुम बहुत जबर हो नीलम, निर्मला सिंह मुस्कुराती हुई बोली। चलूँगी, बहुत दिन हो गए निकले हुए। एक बात और अम्मा, निर्मला सिंह ने बेटी के चेहरे पर नज़रें गड़ा दी। एक लेब्राडोर पालने का विचार है। दूसरी बात ये कि चाहती हूँ कि एक छोटा परिवार किराएदार के रूप में
ऊपर उस पोर्शन में रख लिया जाए जिसमें कभी हम रहते थे। वे कमरे खाली रहते हैं। किराएदार रखने का विचार तो कब से मेरे मन में है। कहीं बाहर जाने पर घर खाली नहीं रहना चाहिए। कल ही ब्रोकर से बात करूंगी। और डॉग? उसकी देखभाल करना बहुत कठिन होगा नीलम। सुबह तुम घुमा दोगी, ऑफिस से आने का तुम्हारा निश्चित समय नहीं रहता। उसे शाम ही नहीं, दिन में भी 2-3 बार घुमाना होता है। सोचती हूँ कि सावित्री की जगह एक स्थायी मेड घर में रख लूँ। नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। फिलहाल डॉग नहीं, किराएदार की बात ठीक है। मियाँ बीबी और एक बच्चा। और अगर उनके 2 बच्चे हुए तब नहीं? मुस्कुराई नीलिमा। निर्मला सिंह भी मुस्कुरा दी। परिवार छोटा ही चाहिए हमें। कल ब्रोकर से बात करूंगी, पास ही रहता है, कई बार कह भी चुका है मुझे। ठीक 2 बजे माँ के साथ नीलिमा मद्रास होटल पहुंची। बहुत भीड़ थी। स्थान मिलने में कुछ समय लगा। उसे मद्रास होटल का डोसा और दही बड़े पसंद थे। 3 बजे मद्रास होटल से नीचे उतरते हुए नीलिमा ने कहा, अम्मा, खादी में इन दिनों सिल्क में 20% की छूट चल रही है। वहाँ सिल्क की साड़ियाँ देखी जाएं। मुझे खादी की साड़ियाँ पसंद हैं, तुम भी अपने लिए खरीद लेना। सूट भी वहाँ मिलते हैं। खादी से साड़ियाँ और सूट के लिए कपड़े खरीद कर खादी भंडार से बाहर निकलते हुए निर्मला सिंह बोली, बेटा, यहाँ तक आई हूँ तो हनुमान मंदिर भी हो लूँ, आज शनिवार भी है। नीलिमा जानती थी कि माँ जब भी कनॉट प्लेस आती हैं हनुमान मंदिर अवश्य जाती हैं। आप हो आइएगा, मैं बेंच पर बैठूंगी। थक गई? नहीं, लेकिन मंदिर तुम ही जाओ। नीलिमा एक खाली बेंच पर बैठ गई। सामने 2 कचौड़ी वालों के यहाँ कचौड़ी खाने वालों की भीड़ थी। उसकी बेंच के सामने 2 और बेंच थीं और उनमें 2 परिवार बैठे हुए थे। वो उन लोगों को कचौड़ियाँ खाता देख रही थी। जब वो कॉलेज में थी, निरुपमा, प्रफुल्ल और वंदना के साथ कचौड़ियाँ खाने के लिए विशेष रूप से वहाँ आती थी। वो उन दिनों में खो गई। नमस्कार। सामने खड़े व्यक्ति ने उसे नमस्कार किया, लेकिन वो छात्र जीवन में डूबी रही। उसने नहीं सुना। नीलिमा जी नमस्कार। अपना नाम सुनकर वो चौंकी और नज़रें उठाकर देखा, सामने लालमणि जगलाल खड़ा मुस्कुरा रहा था। ओह, आप? नीलिमा हाथ में पकड़े थैले संभालती हुई उठ खड़ी हुई। उसने नमस्कार का उत्तर नहीं दिया। वास्तविकता ये थी कि पुरानी यादों से निकलने में उसे वक्त लगा और वो उत्तर देना भूल गई थी। सीपी घूमने आई हैं? यहाँ हूँ तो समझ सकते हैं। किसी की प्रतीक्षा कर रही हैं या? लालमणि की बात को नीलिमा ने पूरा किया। थकान मिटा रही थी। लालमणि मुस्कुराया। कहीं बैठकर कॉफ़ी पी जाए? माँ हनुमान मंदिर गई हैं। मेरा सौभाग्य, आपकी माताजी से मिलने का अवसर मिल रहा है। उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। लालमणि के कहने के साथ ही नीलिमा ने माँ को मंदिर की सीढ़ियों से उतरते देखा। वो आ रही हैं। निर्मला सिंह के निकट आने पर नीलिमा का उनकी ओर देखने से अनुमान लगाकर कि वही उसकी माँ हैं, लालमणि ने उन्हें झुककर नमस्कार किया। नमस्कार का उत्तर देते हुए निर्मला सिंह ने प्रश्नात्मक दृष्टि नीलिमा पर गड़ा दी, लालमणि का परिचय जानने के लिए। मैं लालमणि जगलाल, माताजी। अच्छा, आपका नाम सुना है। एक दिन आप ही नीलम को घर छोड़ने आए थे? जी। निर्मला सिंह ने लालमणि और नीलिमा को कागज के ठोंगे में पकड़ी बूंदियों से कुछ बूंदियाँ देती हुई बोली, हनुमान जी का प्रसाद। लालमणि ने दोनों गदोली बांध प्रसाद ग्रहण किया और मुंह में डालते हुए बोला, नीलिमा जी, कहीं कॉफ़ी पी जाए? नीलिमा ने घड़ी देखी और बोली, 5 बजने को हैं, अम्मा थक गई हैं, फिर कभी। इतनी देर भी नहीं हुई है, आध घंटा से अधिक समय नहीं लगेगा। माताजी के साथ कुछ क्षण बैठने का सौभाग्य मिलेगा। आप बहुत भाग्यवादी हैं, नीलिमा चुटकी लेते हुए बोली और उसने माँ की ओर देखा। कोई बात नहीं नीलम, लालमणि उत्साहित स्वर में बोला। कॉफ़ी हाउस चलें? 3री मंजिल पर है, अगर माताजी को परेशानी ना हो। फिर कुछ रुककर बोला, ये समय विष्णु प्रभाकर जी के आने का है, हो सकता है आ भी गए हों, आपकी मुलाकात हो जाएगी। विष्णु प्रभाकर जी का नाम सुनकर नीलिमा का चेहरा खिल उठा। अवश्य। मोहन सिंह प्लेस की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए लालमणि जगलाल बोला, मैं भी मंदिर आया था, हर शनिवार आता हूँ, बहुत सफाई के साथ उसने झूठ बोला। ओह, जगलाल के बगल में चलते हुए नीलिमा बोली, आप भी पूजा पाठ करते हैं? केवल शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आता हूँ। जब 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था तभी से हनुमान जी का भक्त हो गया था, लेकिन दूसरों की तरह सुबह शाम घंटी नहीं बजाता। नीलिमा मुस्कुराई। आप माताजी के साथ दर्शन करने नहीं गई थीं? नहीं। ऊपर पहुँचते ही लालमणि की दृष्टि
विष्णु प्रभाकर पर पड़ी, जो गेट के सामने छत पर अकेले मेज पर खादी का कुर्ता पायजामा पर सूती जैकेट और सिर पर खादी की टोपी पहने गेट के पीछे की ओर पीठ किए हुए बैठे हुए थे। विष्णु जी समय के बहुत पाबंद हैं, 5 से 5:30 तक नियमित आ जाते हैं। ऊपर चढ़कर जगलाल बोला और विष्णु जी की ओर इशारा करते हुए कहा, अकेले बैठे हुए हैं? विष्णु जी से मिलने की उत्सुकता में नीलिमा के हृदय की धड़कन बढ़ गई। अजमेरी गेट के पास कुंडेवालान में रहते हैं। जी, साप्ताहिक हिंदुस्तान में प्रकाशित उनकी एक कहानी में पता पढ़ा था। विष्णु जी के सामने पहुंचकर उनके चरण स्पर्श करने के लिए जगलाल झुक गया, लेकिन विष्णु प्रभाकर जी ने उसे रोकते हुए धीमे स्वर में सामने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठें। लालमणि ने नीलिमा का परिचय देते हुए कहा, विष्णु जी, नीलिमा सिंह बहुत प्रतिभाशाली लेखिका हैं। नीलिमा ने हाथ जोड़ दिए। विष्णु जी ने उसे भी सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, मैंने हाल ही में आपकी कहानी साप्ताहिक हिंदुस्तान में पढ़ी थी। बहुत ही मार्मिक कहानी थी। पहले भी आपकी कहानियाँ पढ़ चुका हूँ। अपनी प्रशंसा सुन नीलिमा गदगद थी। विष्णु जी ने उसके साथ खड़ी निर्मला सिंह की ओर देखा। ये मेरी माँ है। आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठें। फिर विष्णु जी ने घड़ी देखते हुए कहा, लोगों के आने का समय हो रहा है, कुर्सियाँ कम पड़ जाती हैं। जगलाल ने नीलिमा सिंह को बैठने के लिए इशारा किया और निर्मला सिंह के पास पड़ी कुर्सी खींचकर नीलिमा की कुर्सी के बगल में रखते हुए कहा, बैठे माता जी। स्वयं वो विष्णु जी के साथ की कुर्सी पर बैठ गया। सभी के बैठने के साथ ही विष्णु जी गेट के पास एक मेज पर कॉफ़ी सर्व कर रहे बेरे को इशारा किया, जो उनकी ओर देख रहा था। बेरे के आने के बाद विष्णु जी ने पूछा, लालमणि, आप लोग कॉफ़ी लेंगे? फिर कुछ रुक कर बोले, मैं कॉफ़ी लूँगा। नीलिमा जी, कॉफ़ी? आप लें, मैं नहीं लूँगी। ऐसा कैसे हो सकता है, कॉफ़ी हाउस आए और कॉफ़ी ना पिएं? वो रुका एक क्षण के लिए और पूछा, माता जी लेंगी? अम्मा भी नहीं लेंगी। बेरा ऑर्डर के लिए जगलाल की ओर देख रहा था। 4 कॉफ़ी। फिर उसने विष्णु जी और नीलिमा से पूछा, स्नैक्स भी मंगा लेता हूँ, लेकिन कॉफ़ी का ऑर्डर लेकर बेरा जा चुका था। मैं स्नैक्स नहीं लूँगा, आप इन लोगों के लिए मंगा लें, विष्णु जी बोले। जगलाल ने नीलिमा की ओर देखा। मैं कॉफ़ी भी नहीं लेना चाहती थी, आपने ज़बरदस्ती ऑर्डर दिया। स्नैक्स तो बिल्कुल ही नहीं। लालमणि कुछ नहीं बोला। नीलिमा सिंह ने विष्णु जी को कहते सुना, आज अभी तक इधर लोग नहीं आए? विष्णु जी, इधर के लोग देर से आते हैं, उधर खासी भीड़ इकट्ठा हो गई है, लोग बहस कर रहे हैं। नीलिमा इधर उधर की बात नहीं समझ पा रही थी। उसके चेहरे पर जिज्ञासा भाव देख लालमणि गेट के दाईं ओर इशारा करते हुए बोला, उधर खास विचारधारा के लोग बैठते हैं। खास? नीलिमा अपनी उत्सुकता नहीं रोक पाई। मार्क्सवादी? ओह, आप कहानी के अलावा और क्या लिखती हैं? विष्णु जी नीलिमा से पूछ रहे थे। सर, अभी तक केवल कहानियाँ ही लिखी हैं, अधिक नहीं लिख पाती, बहुत व्यस्तता रहती है। कहीं नौकरी करती हैं? ये शिक्षा मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी हैं। मैं समझ सकता हूँ आपकी व्यस्तता। विष्णु जी कुछ देर तक कुछ सोचते रहे, फिर बोले, वहाँ एक और अधिकारी हैं, नाम भूल रहा हूँ, वो भी लिखते हैं। नीलिमा चुप रही। उसे मालूम नहीं था कि उसके मंत्रालय का कोई अधिकारी लिखता है। शंकर चतुर्वेदी व्यंग लिखते हैं, लालमणि बोला। हाँ, शायद बड़े पद पर हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, लेकिन वो केवल शंकर के नाम से लिखते हैं। नीलिमा जी इसीलिए उन्हें नहीं जानती। शंकर जी के व्यंग पढ़ती रही हूँ, पहली बार जाना कि वो शंकर नाम से लिखते हैं, लेकिन चतुर्वेदी लिखने में उन्हें क्या परेशानी है? ये तो वही बता सकते हैं, हो सकता है पहचान छुपा कर रखना चाहते हों। लालमणि बोला, बहुत से लोग नहीं चाहते कि विभाग वाले उनके लेखन के बारे में जानें। बेरा कॉफ़ी ले आया था। लालमणि ने नीलिमा सिंह की ओर देखते हुए पूछा, नीलिमा जी, 1 प्लेट स्नैक्स मंगा लेता हूँ। बिल्कुल नहीं। नीलिमा पूरी तरह खुल चुकी थी। लालमणि के व्यवहार में उसे कृत्रिमता नहीं दिखाई दे रही थी, जैसा कि उसका साहित्यकारों के बारे में अनुमान था। विष्णु प्रभाकर जी की प्रशंसा तो पहले भी सुन पढ़ चुकी थी। उसने किसी का संस्मरण पढ़ा था जिसमें उसने विष्णु जी की विनम्रता की बहुत प्रशंसा की थी, और तब से ही वो उनसे मिलने के बारे में सोचती आ रही थी। उसे ये भी मालूम था कि वो प्रतिदिन कॉफ़ी हाउस आते हैं। एक बार उसने सोचा भी कि वो निरुपमा के साथ उनसे मिलने आए, लेकिन निरुपमा अपने शोध में इतना व्यस्त रही कि उसे कह नहीं सकी। शंकर चतुर्वेदी कभी कभी यहाँ आते हैं, विष्णु प्रभाकर जी ने कहा। एक बार उनसे किसी ने इस बारे में पूछा, तब बोले थे कि साहित्य में जातीय पहचान की क्या आवश्यकता। फिर चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, मैं भी नहीं लिखता,
बहुत से साहित्यकार हैं जो नहीं लिखते, कुछ अपना उपनाम रख लेते हैं, जैसे मैंने, जगलाल बोला। विष्णु जी उसकी ओर देखने लगे। सभी कुछ देर चुप रहे। फिर विष्णु जी ही बोले, मैं तो सोचता था कि जगलाल आपकी जाति है। विष्णु जी, मैं बिष्ट हूँ, लालमणि बिष्ट। ओह, पहली बार जाना। विष्णु जी कॉफ़ी में चीनी घोलते हुए बोले। तभी पीछे गोरे चिट्टे सज्जन आ खड़े हुए और मुस्कुराते हुए विष्णु जी को नमस्कार किया। उन्होंने हाथ में चमड़े का बैग थाम रखा था। लालमणि भी नजरें नीचे झुकाए उस समय कॉफ़ी में चीनी घोल रहा था और सोच रहा था, कितने सौभाग्य की बात कि नीलिमा सिंह से भेंट हुई। आज नीलिमा पूरी तरह से खुल चुकी है। अच्छा ही रहा कि विष्णु जी से मिलवाने ले आया। नमस्कार की आवाज़ कान में पड़ते ही विष्णु जी के पीछे खड़े व्यक्ति पर उसकी नज़र पड़ी और वो उठ खड़ा हुआ। अरे आप सैनी जी? और उसने अपनी कुर्सी उनके लिए छोड़ दी। आप बैठें, मैं सामने से कुर्सी ले लेता हूँ। सैनी जी दूर मेज के साथ रखी खाली कुर्सी उठा लाए और विष्णु जी के सामने बैठते हुए मुस्कुराए। नीलिमा को लगा कि उन्होंने पान खाया हुआ था। नीलिमा जी, ये राजकुमार सैनी हैं, प्रतिष्ठित कवि और आलोचक, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय में हैं। नीलिमा ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। सैनी साहब ने नमस्कार का उत्तर देते हुए लालमणि से नीलिमा के बारे में पूछ लिया। आपका परिचय? लालमणि ने परिचय दिया। नीलिमा अपनी प्रशंसा सुनते ही सकुचा रही थी। निर्मला सिंह बेटी की प्रशंसा सुनकर गदगद थी। पहली बार वो लोगों से बेटी की चर्चा सुन रही थी और सोच रही थी कि उनकी बेटी लाखों में एक है। आप इतनी युवा हैं, लेकिन आपकी कहानियाँ बहुत मैच्योर होती हैं। हाल में साप्ताहिक हिंदुस्तान में आपकी कहानी पढ़ी थी, राजकुमार सैनी बोले। नीलिमा चुप रही। लो, साप्ताहिक में कहानी छापने वाले भी आ गए। विष्णु जी बुदबुदाए। हिमांशु जोशी, आज तो कुर्ता पायजामा में चमक रहे हैं हिमांशु जी। सैनी जी बोले। हिमांशु जोशी हाथ में सारिका और रविवार पकड़े आ खड़े हुए। नीलिमा उनसे मिल चुकी थी। उन्हें आया देखकर उठ खड़ी हुई और बोली, बैठें सर। अरे आप बैठें, मैं दूसरी कुर्सी ले लूँगा, हिमांशु जोशी बोले। नीलिमा खड़ी रही, लेकिन लालमणि ने अपनी कुर्सी हिमांशु जोशी के लिए छोड़ दी। वो कॉफ़ी पी चुका था। उसने सामने की मेज से एक कुर्सी उठा ली, जिससे कुछ देर पहले राजकुमार सैनी ने उठाई थी। साहित्यकारों के बीच माँ बोर हो रही हैं, नीलिमा समझ रही थी। कुछ देर बाद उसने कहा, अम्मा बोर हो रही हैं, आप वरिष्ठ लोग अन्यथा ना लेंगे। वो उठ खड़ी हुई। अरे मेरे आते ही चल दी, हिमांशु जोशी मुस्कुराते हुए बोले। सोच लें नीलिमा जी, हिमांशु जोशी नाराज़ हो गए तब आपकी कहानी नहीं छापेंगे, राजकुमार सैनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अम्मा जी बोर हो रही हैं, हम लोग 2 बजे के निकले हुए हैं, थक भी गई हैं। कोई बात नहीं, सैनी ने कहा, मैंने तो मजाक किया था। हिमांशु जोशी बहुत सरल व्यक्ति हैं, कभी कभी यहाँ आती रहें। जी सर। नीलिमा ने सभी को नमस्कार किया। निर्मला सिंह बेटी के खड़े होते ही उठ खड़ी हुई थी। वो सच ही बोर हो रही थी, हालांकि बेटी की प्रशंसा उन्हें अच्छी लग रही थी। मैं आपको नीचे तक छोड़ देता हूँ, लालमणि बोला। रास्ता मालूम है, भटकूंगी नहीं, नीलिमा ने कहा तो लालमणि का चेहरा फीका पड़ गया, जिस ओर सभी ने ध्यान दिया। नीलिमा के जाने के बाद राजकुमार सैनी ने लालमणि से पूछा, नीलिमा सिंह आपकी मित्र हैं? नहीं सर, हाल ही में परिचय हुआ है, साप्ताहिक हिंदुस्तान में कहानी पढ़कर। कोई बात नहीं, साहित्यकार एक दूसरे से उनकी रचनाएं पढ़कर ही परिचित होते हैं, विष्णु जी ने धीमे स्वर में कहा। जी, लालमणि बुदबुदाया। कॉफ़ी हाउस से जब नीलिमा सिंह निकली 6:30 बज रहे थे। बाबा खड़ग सिंह मार्ग से उसने घर के लिए ऑटो लिया और सोचने लगी कि उसने अपने और माँ के कॉफ़ी के पैसों के बारे में पूछा ही नहीं। उसे किसी ने बताया था कि कॉफ़ी हाउस में सभी अपने ऑर्डर के पैसे देते हैं, लेकिन मैंने ऑर्डर नहीं किया था, लालमणि ने किया था, उसने सोचा। फिर भी मुझे एक बार पूछ लेना चाहिए था। बेरा एक बार सर्व करने के बाद उधर आया ही नहीं। राजकुमार सैनी जी और हिमांशु जी तो उसी समय आए थे। तभी विचार कौन था? पूछने की बात ही क्या थी? काउंटर पर जाकर 4 कॉफ़ी के पैसे का भुगतान मुझे कर देना चाहिए था और लालमणि जी को जाकर बता आना चाहिए था कि मैंने भुगतान कर दिया है। लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं कि इस बारे में इतना सोचा जाए, बल्कि ऐसा करने पर हंसी का पात्र बन सकती थी। पता नहीं क्यों इस मूर्खतापूर्ण बात पर इतना सोच रही हूँ। एक जगह ऑटो तेजी से मुड़ा तो वो माँ पर गिरती बची। विचार श्रृंखला टूट गई। भैया आराम से चलाओ, उसने ड्राइवर को कहा। ऑटो ड्राइवर पटेल चौक के लिए मुड़ चुका था।
पहली मुलाकात और उसके बाद रचनाकार की गोष्ठी के लिए लालमणि जी के फ़ोन से उनके बारे में अच्छी धारणा नहीं बनी थी। सुना था कि कुछ साहित्यकार युवा लेखिकाओं और कवयित्रियों के जिस प्रकार चक्कर काटने लगते हैं, ये भी उसी प्रकार के इंसान होंगे। लेकिन गोष्ठी से लेकर आज तक उनके व्यवहार से ऐसा नहीं लगा। गोष्ठी के बाद एक बार भी फ़ोन नहीं किया। उस दिन जब वो मुझे घर छोड़ने आए, तब मैंने रास्ते में उन्हें कह दिया था कि मैं रचनाकार की भविष्य की किसी भी गोष्ठी में शामिल नहीं होंगी। तब उन्होंने धीमे स्वर में कहा था, गोष्ठी में शामिल ना हूँ, लेकिन दिल्ली में होने वाले साहित्यिक कार्यक्रमों में शामिल होने से लोगों से संपर्क बढ़ता है। साहित्य में रहना है तो ये आवश्यक है। देखूंगी, मैंने इतना ही कहा था। ये कौन लड़का था जो हमें ऊपर लेकर गया था किससे मिलवाने? माँ की आवाज़ से उसके विचार टूट गए। ये वही सज्जन थे जो उस दिन मुझे रात घर छोड़ने आए थे। अच्छा, भला लड़का है। अम्मा, आप उन्हें लड़का कह रही हैं? अरे मेरे लिए तो लड़का ही है। नीलिमा मुस्कुराई। माँ भी चुप रहीं। ऑटो सफदरजंग फ्लाईओवर से घूमकर सरोजनी नगर की ओर मुड़ रहा था। नीलिमा फिर लालमणि जगलाल के बारे में सोचने लगी थी। वो रविवार का दिन था। दोपहर के 12 बजकर कुछ मिनट हुए थे। नीलिमा सुबह 8 बजे से एक कहानी पर काम कर रही थी। कहानी का प्लॉट पिछले सप्ताह शनिवार कनॉट प्लेस से लौटते हुए उसके दिमाग में आया था। वास्तव में बहुत पहले विषय सूझा था, लेकिन ऑफिस की व्यस्तता में वो दिमाग के कोने में दब गया था। उस दिन कॉफ़ी हाउस में हिमांशु जोशी के साथ संक्षिप्त मुलाकात में उन्होंने कहा था, नीलिमा, नई कहानी देना। एक बड़ा साहित्यकार और संपादक उस जैसी नई लेखिका से कहानी मांग रहा था। ये उसके लिए गर्व की बात थी। उसने विनम्रता से उन्हें कहानी देने के लिए कहा था। जिस समय हिमांशु जोशी उससे कहानी मांग रहे थे, राजकुमार सैनी और लालमणि जगलाल भौचक से उनकी ओर देखने लगे थे। बल्कि राजकुमार सैनी ने टिप्पणी भी की थी, हिमांशु जी, आपने मुझसे कभी कविताएं नहीं मांगी। हिमांशु जोशी केवल मुस्कुराए थे। ऑटो में बैठते उसके मस्तिष्क में एक कोने में दबा वो प्लॉट उभर आया था। उभरने का कारण था, उसने हनुमान मंदिर के सामने 2 बच्चों को माला बेचते देखा था। दोनों की उम्र 5 से अधिक नहीं थी। वो सोचती रही थी कि जिस उम्र में उन्हें पढ़ने जाना चाहिए, वे मालाएं बेच रहे थे। वो उन तक गई थी और उसने उन दोनों से बेला के फूलों की 2 मालाएं खरीदी थीं। मालाएं खरीदते समय उसने दोनों से पूछा था, बच्चों, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? दोनों उसकी ओर देखते रहे थे, बोले कुछ नहीं थे। शायद इन्हें स्कूल क्या होता है पता ही नहीं, उसने सोचा था। तभी दोनों बच्चे एक महिला के पीछे हो लिए थे, अपनी माला खरीदने के लिए उनसे कहते हुए। वो आकर बेंच पर बैठ गई थी। उसके मस्तिष्क में दबा ये प्लॉट वैसे ही 2 नन्हे बच्चों के लाल किला के सामने जैन मंदिर के पास भीख मांगता देखने के बाद मस्तिष्क में आया था। फिर भी वो 3 सप्ताह तक व्यस्तता और थकान के कारण कहानी पर काम नहीं कर सकी। उस शनिवार रात देर तक वो उस कहानी के बारे में सोचती रही और ये निश्चय करके सोई थी कि सुबह वो उस पर काम करेगी। 8 बजे वो चाय लेकर कमरा बंद करके मेज पर बैठ गई। माँ को कह दिया कि वो नाश्ता भी कमरे में ही करेगी। माँ निर्मला सिंह जानती थीं कि जब भी नीलिमा कुछ लिखने के लिए अपने को कमरे में बंद करती है, तब वो नाश्ता और लंच लिखने की मेज पर ही करती है। 12 बजकर कुछ मिनट पर घंटी बजी। उसने नहीं सुना। वो अपने पात्र के साथ उलझी हुई थी। लगभग 1 घंटा तक वो कागज़ पर कलम ठोकती सोचती ही रही थी। उसके लिए सदैव कहानी का प्रारंभ कठिन लगता रहा है। कहानी प्रारंभ होने के बाद भी बहुत सधे ढंग से सोच कर वो लिखती। उसने एक लेखक के आत्मकथ्य में पढ़ा था कि वो एक सिटिंग में कहानी पूरी कर लेते हैं। उसके लिए कभी संभव नहीं रहा। मैं लिखती ही कितना हूँ। एक ही सिटिंग में कहानी लिख लेना या हर दिन उपन्यास के 8-10 पेज लिखना शायद उन लोगों के लिए संभव होता है जो नियमित लिखते हैं। जैक लंडन, प्रेमचंद, दान्तोवस्की, टॉलस्टॉय, रांगे राघव, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर जैसे लेखक नियमित लिखने वाले लेखक रहे हैं या हैं। लेखन भी अभ्यास की मांग करता है, लेकिन नौकरी के साथ वो भी किसी ऐसे पद पर रहते हुए जहाँ सुबह से शाम तक सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती, लिखना कठिन होता है। वो प्रायः सोचती, मैं एक निश्चित अवधि तक ही नौकरी करूंगी, 20 साल तक तो करना ही होगा, जिससे पेंशन मिल सके। उसके बाद केवल और केवल साहित्य। माँ ने कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोला और बोली, नीलम, वो आए हैं। उस समय नीलिमा पात्र के साथ इतना उलझी हुई थी कि उसने ना ही माँ को दरवाज़ा खोलते जाना और ना ही उनकी आवाज़ सुनी।
निर्मला सिंह कुछ और आगे बढ़ीं और कुछ ऊंचे स्वर में बोलीं, बेटा वो आए हैं। नीलिमा ने माँ की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से एक क्षण तक देखा। माँ का टोकना उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन कोई आया है ये उसने सुना। उसे उस समय किसी और का आना तो और भी बुरा लगा। उसने पूछा, कौन? वही जो कनॉट प्लेस में मिले थे। ओह, वो समझ गई कि लालमणि है। खींच हुई, मन हुआ कि माँ को कह दे कि उनसे कहें कि वो 1 घंटा प्रतीक्षा करें, लेकिन वो कह नहीं सकी। देर तक चुप बैठी रही। माँ खड़ी रहीं। ठीक है, मैं आती हूँ। ड्राइंग रूम में बैठे मैं चाय बनाने जा रही हूँ। नीलिमा ने उत्तर नहीं दिया। उसने उस वाक्य को पूरा किया जो लिखने जा रही थी। कमरे में अटैच्ड वॉशरूम गई। वहाँ लगे शीशे में देख कपड़े और बाल ठीक किए और कमरे से बाहर निकल आई। उसने जब ड्राइंग रूम में प्रवेश किया, लालमणि सारिका के नए अंक के पन्ने पलट रहा था। उसके कदमों की आहट से लालमणि ने उसकी ओर देखा और हाथ जोड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। नीलिमा को उसका उठ खड़ा होना अजीब लगा। मुझसे उम्र और लेखन में बड़े हैं, लेकिन विनम्रता गजब है, उसने सोचा और हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए लालमणि के सामने सोफे पर बैठ गई। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। लालमणि शायद कुछ कहने के लिए शब्द तलाश रहे हैं। सोचती हुई नीलिमा सेंट्रल मेज पर रखी पत्रिकाओं और अखबार पर नजरें गड़ाए रही। इधर से निकल रहा था तो सोचा कि आपके दर्शन करता चलूं। मेरे दर्शन? नीलिमा मुस्कुराई। लालमणि भी मुस्कुराया। दर्शन शब्द पर नीलिमा की प्रतिक्रिया को उसने समझा। आईआईटी में एक प्रोफेसर से मिलना था, सोचा आपसे भी मिलता चलूं। मेहरबानी। नीलिमा के स्वर में बहुत उत्साह नहीं था। उसे अपनी कहानी की चिंता परेशान कर रही थी। एक बार छूटने के बाद वो कब उस पर काम कर पाएगी, वो उस समय ये बात सोच रही थी। आपको बताने आया था कि अगले शनिवार को एक कार्यक्रम है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। कमलेश्वर जी अध्यक्ष हैं। एक क्षण के लिए रुका लालमणि, फिर बोला, आपको इस अवसर पर वहाँ होना चाहिए। पहले सोचा कि आपको फ़ोन पर सूचित कर दूंगा, लेकिन आज इधर से निकलते हुए मिलकर। वो तो शायद महीने का दूसरा शनिवार होगा। उस दिन तो आपकी संस्था रचनाकार की गोष्ठी होगी। मेरी संस्था नहीं है वो वसंत जी की संस्था है। मैं तो यहाँ आने के बाद उससे जुड़ा, लेकिन मैं उसकी हर गोष्ठी में नहीं जाता और अब तो मन भी नहीं होता वहाँ जाने का। क्यों? क्योंकि अब उसमें ऐसे लोग शामिल होने लगे हैं जो कविताओं के नाम पर कचरा लिख रहे हैं। वे केवल इसलिए आते हैं कि उन्हें वसंत जी से मुफ्त की पीने को मिलती है। क्या पीने को मिलती है? जानकर भी अनजान बनती हुई नीलिमा ने पूछा। शराब। आप नहीं पीते? बिल्कुल नहीं। लालमणि ने इतनी सफाई से झूठ बोला कि नीलिमा समझ नहीं पाई। उसने उसकी बात पर यकीन कर लिया। सुना है कि अधिकांश कवि पीते हैं। 50% तो हैं ही, दूसरी विधाओं में लिखने वाले भी हैं। नीलिमा चुप रही। तभी निर्मला सिंह बड़ी सी ट्रे में चाय और नमकीन आदि ले आई थी। नीलिमा ने देखा कि ट्रे में केवल 2 कप चाय थी। अम्मा, आप नहीं ले रही चाय? नीलिमा ने पूछा। मेरा मन नहीं है, तुम लोग पियो। और निर्मला सिंह ड्राइंग रूम से बाहर निकल गईं। चाय का कप उठाते हुए लालमणि बोला, मेरा सुझाव है कि आपको एक कार्यक्रम अवश्य अटेंड करना चाहिए। चाय का कप होंठों से लगाती हुई नीलिमा बोली, कोशिश करूंगी। इन दिनों पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा, इसलिए मेरा अनुमान है कि आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। जी, फिर आपको अवश्य अटेंड करना चाहिए। बहुत से साहित्यकारों से परिचय का अवसर मिलेगा। कमलेश्वर जी से भी मिल सकेंगी। कितने बजे है कार्यक्रम? शाम 5 बजे से। ओके, मैं आपको पिक कर लूँगा। आरके पुरम से आपका घर अधिक दूर नहीं है। आप परेशान ना हो, मैं पहुँच जाऊँगी। इसमें परेशान होने की क्या बात, आप तैयार रहेंगी? मैं 4:30 बजे आपको पिक कर लूँगा। मैं पहुँच जाऊँगी। हो सकता है मैं पहले कनॉट प्लेस के लिए निकलूँ, वहाँ से। कोई बात नहीं। कुछ देर सोचता रहा लालमणि, फिर बोला, यदि अन्यथा ना लें तो आप अपने घर का फ़ोन नंबर दे दें, मैं आपको याद दिला दूँगा। देर तक सोचती रही नीलिमा, फिर उठकर अपने कमरे में गई और अपना विजिटिंग कार्ड लाकर लालमणि को दे दिया। आजकल क्या लिख रही हैं? नीलिमा को उसका ये प्रश्न अच्छा लगा। सुबह से कहानी पर काम कर रही थी। ये सोचकर कहा कि शायद जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। ओह, आपके लिखने में बाधा पहुंचाई, क्षमा करेंगी। चाय समाप्त हो चुकी थी। कप मेज पर रखते हुए लालमणि बोला और हाथ में पकड़े नीलिमा के विजिटिंग कार्ड को जेब में रखते हुए कहा, मैं चलता हूँ, आप कहानी पर काम करें। एक बार बाधा आने के बाद दोबारा जमने में कठिनाई आती है। बाधा पहुँचाने के लिए खेद है। कोई नहीं,
नीलिमा ने दीवार घड़ी देखते हुए कहा। अगले रविवार को ही आगे उस पर काम कर सकूंगी। वैसे भी आज पूरी होनी नहीं थी। मैं एक सिटिंग में नहीं लिख पाती, इतनी प्रतिभाशाली नहीं हूँ। इत्मीनान से काम करती हैं, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण लिख लेती हैं। आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने आपकी कहानियों की प्रशंसा न की हो। शुक्रिया। लालमणि उठ खड़ा हुआ। नीलिमा उसे गेट तक छोड़ने गई। गेट से बाहर निकलते हुए लालमणि बोला, मैं आपको शनिवार की सुबह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कार्यक्रम की याद दिला दूंगा और पिक कर लूँगा। बहुत धन्यवाद। मैं वहाँ ठीक 5 बजे पहुँच जाऊँगी। गेट पर खड़े होकर नीलिमा ने हाथ जोड़ दिए। लौट कर उसने कहानी के कागज़ों को एक फोल्डर में रखा। सावित्री से नीलिमा ने सुबह नाश्ता और लंच की बात कर ली थी, लेकिन सावित्री 16 तारीख से पहले काम के लिए तैयार नहीं थी। जिन घरों में काम करती थी उनके यहाँ काम के लिए उसे समय एडजस्ट करना था। कमरे से निकलकर नीलिमा माँ के पास गई, जो ड्राइंग रूम में पड़े सोफे पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी। अम्मा, आपको याद है ना कि हमें आज निरुपमा की पार्टी में चलना है? याद है। कितने बजे चलना है? 4 बजे। मैं टैक्सी स्टैंड में टैक्सी के लिए फ़ोन कर देती हूँ। उसकी पार्टी 5 से 8 बजे तक है। मैं समय से पहुँचना चाहती हूँ। तो पहुँच जाओगी? अभी तो 1:30 ही बजा है। ये जो आए थे, क्या नाम है इनका? माथे पर हाथ रखती हुई निर्मला सिंह बोली। याद आया, लालमणि जगलाल। क्या नाम है? बहरहाल जो भी नाम है, मुझे तो भले लगते हैं। अम्मा, तुम्हें सारी दुनिया ही भली लगती है। पहले भी कहा था कि लोगों के कई चेहरे होते हैं, उनका असली चेहरा उनके साथ रहकर पता चलता है। वो तो है, लेकिन बातचीत से कुछ पता चल ही जाता है। छोड़ो इन बातों को अम्मा, मैं नहाने जा रही हूँ। निर्मला सिंह कुछ नहीं बोली। सोचती रहीं कि अगर नीलिमा के पिता जीवित होते तो नीलिमा का विवाह कब का हो चुका होता। कितनी ही बार वो लड़की को कह चुकी हैं कि अखबार में विज्ञापन दे, लेकिन ना वो विज्ञापन देती है और ना विज्ञापनों पर अपना बायोडाटा भेजती है। देर तक सोचती वो वहीं बैठी रही। नीलिमा 4:45 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंची। लालमणि गेट पर खड़ा था अकेले। लोग लपकते हुए अंदर जा रहे थे। नीलिमा को ऑटो से उतरता देख लालमणि आगे बढ़ाया। नमस्कार के आदान प्रदान के बाद बोला, आप बहुत सही समय से पहुंची। चलकर बैठ लेना चाहिए, वरना सीट मिलना कठिन हो जाएगा। आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? ऑटो वाले को पैसा देने के बाद पर्स बैग में रखती हुई नीलिमा पूछ गई, लेकिन तत्काल उसने सोचा कि उसे नहीं पूछना चाहिए था। उसे इससे क्या कि वो किसका इंतज़ार कर रहा था? आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी? बस यूं ही। नीलिमा पहली बार क्लब गई थी। कार्यक्रम स्पीकर हॉल में था। गेट से प्रवेश करते ही बड़े से हॉल नुमा जगह में कार्यक्रमों की सूचना चस्पा थी। बाईं ओर ऑफिस भी था। नीलिमा पोस्टर देखने लगी, जिसमें कमलेश्वर जी के कार्यक्रम की सूचना थी। कार्यक्रम किसी लेखिका के कहानी संग्रह के लोकार्पण का था और आयोजन प्रकाशक और किसी संस्था की ओर से था। इधर आइए, लालमणि ने आगे बढ़ते हुए कहा। नीलिमा उसके साथ होली। हॉल में प्रवेश करते ही नीलिमा की दृष्टि पहली पंक्ति में बैठे सुंदरलाल वसंत पर पड़ी। दोनों को देख वसंत के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई, जिसे नीलिमा ने नोटिस नहीं किया, लेकिन लालमणि ने देखा और चेहरे पर बिना कोई भाव लाए उन्हें नमस्कार किया। वसंत जी बैठे हैं, फुसफुसा कर लालमणि ने नीलिमा से कहा। कहाँ? नीलिमा ने ऐसे प्रदर्शित किया जैसे उसने उन्हें देखा ही नहीं था, जबकि जब उसकी नज़र वसंत पर पड़ी थी तभी वसंत की दृष्टि भी उस पर पड़ी थी। कहना सही है कि दोनों ने एक साथ ही एक दूसरे को देखा था। लालमणि ने इशारा किया। वसंत तब भी उन दोनों की ओर ही देख रहे थे। नीलिमा ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। वसंत के बगल की सीट खाली थी। उन्होंने नीलिमा को सीट पर बैठने के लिए इशारा किया, लेकिन नीलिमा तब तक पीछे वाली सीट की ओर बढ़ गई थी। लालमणि भी उसके पीछे उसके बगल की सीट पर जा बैठा। 5:15 बजे कमलेश्वर जी गायत्री कमलेश्वर जी के साथ कई लोगों से घिरे हॉल में प्रविष्ट हुए। वहाँ कोई मंच नहीं था। 2 मेज़ें लगाकर उन पर सफ़ेद कपड़ा डाला गया था, जिस पर माइक रखा था। मेज़ों के पीछे 5 कुर्सियाँ थीं। गायत्री कमलेश्वर वसंत के बगल की खाली सीट पर बैठी थीं, जबकि कमलेश्वर जी को मेज़ के साथ पड़ी कुर्सियों के बीच की कुर्सी पर बैठने का आग्रह आयोजकों ने किया। उनके बगल में लेखिका, प्रकाशक, उस संस्था के अध्यक्ष जिसकी ओर से कार्यक्रम होना था, और दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर बैठे।
कमलेश्वर जी के हॉल में प्रवेश करते ही अधिकांश उपस्थित लोग उठ खड़े हुए थे। कमलेश्वर जी के बैठने के बाद आयोजकों की ओर से बुके देकर उनका स्वागत किया गया। हॉल में एक ओर एक छोटी सी मेज पर सफ़ेद कपड़े के ऊपर सरस्वती की मूर्ति रखी थी, जिसके आगे दीपदान था। कमलेश्वर जी के बाद गायत्री कमलेश्वर, लेखिका और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को भी बुके भेंट किए गए। कमलेश्वर जी और प्रोफेसर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किए। कमलेश्वर जी के बगल में लेखिका नंदिनी राजदान विराजमान हैं। इनकी कहानियाँ आपने शायद पढ़ी होंगी, लालमणि ने फुसफुसाकर कहा। मैंने नहीं पढ़ी, सामान्य स्वर में नीलिमा बोली। बहुत पैसे वाली हैं। हिंदी साहित्य में ऐसी कवित्रियों और लेखिकाओं की कमी नहीं जिनके लिए दूसरे लिखते हैं। एक क्षण रुककर नीलिमा बोली, ये बात कमलेश्वर जी को मालूम है? अवश्य होगी, फिर भी वो उनके संग्रह के लोकार्पण के लिए आए। कमलेश्वर जी के बगल में DU के प्रोफेसर डॉक्टर सजल त्रिपाठी बैठे हैं। वो आलोचक हैं और कमलेश्वर जी के अच्छे मित्र हैं। वो धनी लेखिकाओं और कवित्रियों से घिरे रहते हैं। लोकार्पण की घोषणा हो रही थी। हॉल में सन्नाटा छा गया। लालमणि धीमे स्वर में बोला, इनकी खूबियों के बारे में बाद में बताऊंगा। नीलिमा चुप रही। कमलेश्वर जी ने लाल रिबन से बंधे पैकेट का फीता काटकर संग्रह को उपस्थित लोगों को दिखाया। फिर प्रोफेसर, लेखिका, आयोजक, प्रकाशक और कमलेश्वर जी ने एक एक प्रति पकड़कर उपस्थित लोगों की ओर कवर पृष्ठ दिखाया। कमलेश्वर जी के प्रवेश के बाद से ही फोटोग्राफर लगातार फोटो खींच रहा था। कार्यक्रम का संचालन प्रकाशक कर रहा था, जो लगभग 30 वर्ष का युवक था। संग्रह पर बोलने के लिए उसने किसी युवक को आमंत्रित किया। आगे की पंक्ति से एक युवक उठकर मंच की ओर गया। प्रकाशक ने माइक उसकी ओर बढ़ा दिया। युवक पर्चा लिख कर लाया था। उसके बोलने से पहले प्रकाशक ने उसका परिचय देते हुए कहा, जयंत बिहारी डॉक्टर सजल त्रिपाठी के निर्देशन में DU से PhD कर रहे हैं। बहुत प्रतिभाशाली युवक हैं। आलोचना में इनकी अच्छी पकड़ है। जल्दी ही मैं नंदिनी राजदान की कहानियों पर केंद्रित इनकी आलोचना पुस्तक प्रकाशित करने जा रहा हूँ। प्रकाशक के परिचय पर हॉल में उपस्थित लोगों में से किसी ने भी तालियां नहीं बजाईं। जयंत को निराशा हुई। अपने आलेख में उसने नंदिनी राजदान की कहानियों की तुलना कुछ समकालीन लेखिकाओं की कहानियों से करते हुए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बताया। उसका पर्चा समाप्त होने के बाद भी हॉल में सन्नाटा रहा। तालियां केवल मंच पर उपस्थित लोगों ने बजाईं। नीलिमा ने देखा कि इससे जयंत बिहारी का चेहरा बुझ गया था। बेचारे ने बहुत श्रम किया था। लालमणि बुदबुदाया। नीलिमा कुछ नहीं बोली। जयंत के वक्तव्य पर लोगों की चुप्पी से प्रकाशक और लेखिका के चेहरों पर भी नीलिमा ने उदासी देखी। जयंत के मंच से वापस जाने के बाद प्रकाशक ने डॉक्टर सजल को बोलने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर सजल ने 20 मिनट तक लेखिका के संग्रह की सभी कहानियों की विशेषताएं बताने के साथ उनकी अन्य कहानियों की भी चर्चा की और अंत में ये बताना नहीं भूले कि अब तक लेखिका के 5 संग्रह उसी प्रकाशक ने प्रकाशित किए हैं और प्रत्येक की भूमिका लिखने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। उन्होंने नंदिनी राजदान की कहानियों को जयंत की तरह सभी समकालीन लेखिकाओं की नहीं, बल्कि सभी कथाकारों से श्रेष्ठ घोषित किया। अंत में उन्होंने घोषणा की, शीघ्र ही उनकी कहानियों पर विश्वविद्यालय से PhD होगी। डॉक्टर सजल त्रिपाठी का भाषण समाप्त होने के बाद हॉल के कुछ लोगों के फद फद तालियां बजाने की आवाज़ सुनाई दी। नीलिमा ने भी धीमे ताली बजाई, लेकिन लालमणि चुप रहा। डॉक्टर सजल त्रिपाठी के भाषण के बाद प्रकाशक ने नंदिनी राजदान के बारे में बोलना प्रारंभ किया। उसने भी लेखिका की प्रशंसा के पुल बांधे। लगभग 15 मिनट तक वो उनके बारे में बोलता रहा। उसने कहा, प्रकाशकीय अनुभव से उसने जाना कि पाठक नंदिनी जी की कहानियाँ बहुत पसंद करते हैं। मैंने उनके 5 कहानी संग्रह प्रकाशित किए हैं और आगे भी प्रकाशित करता रहूँगा। शीघ्र ही उनके पूर्व प्रकाशित संग्रहों के दूसरे संस्करण प्रकाशित करूँगा। उसके भाषण के बाद उस संस्था के अध्यक्ष बोलने के लिए मंच पर आए, जिनके सहयोग से प्रकाशक ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। उन्होंने भी वही सब कहा जो सजल त्रिपाठी और प्रकाशक बोले थे। नंदिनी राजदान हमराही साहित्यिक संस्था के संस्थापक सदस्य हैं। 15 सालों से संस्था प्रतिमाह साहित्यिक गोष्ठियाँ कर रही है। वर्ष में एक बार हम संस्था से जुड़े किसी एक साहित्यकार की प्रकाशित पुस्तक पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यदि संस्था के किसी सदस्य की कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई होती, तब भी हम एक सामान्य कार्यक्रम अवश्य करते हैं, जिसमें सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर गणमान्य साहित्यकारों को बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं।
हमारी संस्था को अनेक मूर्धन्य साहित्यकारों का आशीर्वाद मिला है। हमारा सौभाग्य कि आज हमें कमलेश्वर जी का आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ उपस्थित सभी लोगों का आशीर्वाद हमारा संबल है। इतना बोलकर संस्था के अध्यक्ष हाथ जोड़कर अचानक ही बैठ गए। उनके बैठते ही प्रकाशक ने माइक अपनी ओर खींचा और कमलेश्वर जी से अध्यक्षीय भाषण देने का अनुरोध किया और अनुरोध करने के बाद माइक उनके सामने रख दिया। प्रकाशक जब कमलेश्वर जी से बोलने का अनुरोध कर रहा था, उस समय लाल मणि ने नीलिमा की ओर झुककर धीमे स्वर में कहा, एक बार मैं हमराई की गोष्ठी में जा चुका हूँ, बकवास। नीलिमा ने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। कमलेश्वर ने संक्षिप्त भाषण दिया। उन्होंने कहा, लेखन एक साधना है। हर लेखक को लिखने से अधिक पढ़ना चाहिए, न केवल अपनी भाषा के साहित्य को बल्कि देश की दूसरी भाषाओं के लेखकों के साथ दुनिया के अन्य देश के लेखकों को भी। नंदिनी राजदान उभरती हुई कहानीकार हैं। मैंने नंदिनी राजदान की संग्रह की कहानियाँ पढ़ी हैं। उनमें बहुत संभावनाएं हैं। वो निरंतर लिखती रहें, मेरी शुभकामनाएं। इतना कहकर कमलेश्वर जी बैठ गए। कमलेश्वर जी के कम बोलने या लेखिका की कहानियों की चर्चा न करने से लेखिका और प्रकाशक के चेहरे पर नीलिमा ने स्पष्ट निराशा नोट की। कमलेश्वर, गायत्री कमलेश्वर और उपस्थित लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद प्रकाशक ने सभी को चाय ग्रहण करने का अनुरोध किया। लोगों की भीड़ चाय और खाद्य पदार्थों की ओर लपकी। एक मेज पर प्रकाशक का एक कर्मचारी चाय सर्व कर रहा था और दूसरी मेज पर दो कर्मचारी समोसा, बिस्कुट और मिठाई के पैकेट बांट रहे थे। कार्यक्रम में लगभग 30-35 लोग थे। चाय और पैकेट लेकर कुछ लोग वहीं तो कुछ लॉन में चले गए और 2-3-4 के रूप में खड़े होकर बात करने लगे थे। कमलेश्वर, गायत्री कमलेश्वर, प्रकाशक और संस्था के अध्यक्ष एक ओर खड़े थे। लाल मणि भीड़ के चाय और नाश्ता के पैकेट ले लिए जाने के बाद कुर्सी से उठा। नीलिमा पहले ही खड़ी हो गई थी, लेकिन लाल मणि बैठा रहा था। सुंदर लाल बसंत उनके पास आकर बोले, नीलिमा जी, आप एक बार के बाद रचनाकार की गोष्ठी में आई ही नहीं। सर, समय नहीं मिला। ये अच्छी बात है कि अब आप कार्यक्रमों में आने लगी हैं। इससे लेखक का विकास होता है। वो दूसरे लेखकों से मिलता और साहित्यिक चर्चा करता है। नीलिमा चुप रही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगली बार अवश्य हमारी गोष्ठी में आएंगी। आज की गोष्ठी मैंने इस कार्यक्रम के कारण स्थगित कर दी थी। कोशिश करूँगी सर। लालमणि, आप नीलिमा जी से अच्छी प्रकार परिचित हो गए हैं। रचनाकार में नीलिमा जी आपके कारण ही आई थी। भविष्य में इन्हें लाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। लालमणि की ओर देखकर वसंत मुस्कुराए। नीलिमा को उनका मुस्कुराना अच्छा नहीं लगा। मुझे जाना है। उम्मीद है कि अगले माह की रचनाकार की गोष्ठी में नीलिमा जी से आपकी मुलाकात होगी। वसंत ने लालमणि से हाथ मिलाया और नीलिमा से नमस्कार करके तेजी से हॉल से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद लालमणि बोला, हमें कमलेश्वर जी से मिलना है। अभी लोगों ने उन्हें घेर रखा है। सभी जल्दी ही नाश्ता की ओर बढ़ जाएंगे तब। और सच्ची 5 मिनट से भी कम समय में कमलेश्वर जी को घेरे लोग चाय और खाने के पैकेट की ओर लपक गए थे। लालमणि ने कमलेश्वर जी को बाहर जाते देखा। आइए, कहीं कमलेश्वर जी चले न जाएं। कुर्सी से उठकर कमलेश्वर जी की ओर लपका। नीलिमा भी उसके पीछे हो ली, लेकिन कमलेश्वर जी गए नहीं। वो प्रकाशक और संस्था के अध्यक्ष के साथ एक कोने में खड़े हो गए थे। तभी प्रकाशक का एक कर्मचारी उनके लिए चाय और नाश्ते का पैकेट लेकर आया। कमलेश्वर जी ने हाथ के इशारे से लेने से इनकार किया, लेकिन नीलिमा ने देखा कि गायत्री कमलेश्वर जी ने पैकेट ले लिया था। कमलेश्वर जी के सामने पहुंच लालमणि ने उन्हें नमस्कार किया तो तपाक से कमलेश्वर जी ने मिलाने के लिए हाथ बढ़ा दिया। कैसे हैं लालमणि? सर, आपकी कृपा है, लालमणि ने हाथ मिलाते हुए कहा। फिर वो नीलिमा की ओर उन्मुख हुआ और उसका परिचय करवाते हुए बोला, सर, ये नीलिमा सिंह हैं। आपने सारिका में इनकी कहानी प्रकाशित की थी। नीलिमा ने हाथ जोड़ दिए। की थी? मुझे आज भी कहानी का शीर्षक याद है, दलदल। यही था ना नीलिमा? जी सर। कमलेश्वर देर तक नीलिमा से बात करते रहे। उन्होंने उसके बारे में विस्तार से जाना और अपना पता देते हुए कहा, आपके घर से मेरा घर बहुत दूर नहीं है, कभी भी आओ। नीलिमा गदगद थी। प्रकाशक लालमणि या नीलिमा सिंह को नहीं जानता था, लेकिन कमलेश्वर जी जिस प्रकार लालमणि से मिले उससे प्रकाशक प्रभावित हुआ। उसने लालमणि और नीलिमा से चाय और नाश्ता लेने का आग्रह किया। कमलेश्वर ने सभी के हाथ जोड़े और गायत्री कमलेश्वर से चलने के लिए कहा। प्रकाशक उनके साथ उन्हें कार तक छोड़ने गया। मैं आपको छोड़ देता हूँ,
लालमणि ने नीलिमा से कहा। रफ़ी मार्ग से ऑटो मिल जाएंगे। मुझे उधर ही जाना है, उस दिन की तरह छोड़ता हुआ निकल जाऊंगा। घड़ी देखता हुआ बाहर निकलने के लिए वो कुछ कदम खिसका। नीलिमा ने भी घड़ी देखी, 7:15 बज रहे थे। नीलिमा ने एक क्षण सोचा, फिर उसके साथ चल दी। लालमणि कार मंद गति से चला रहा था। यद्यपि सरकारी कार्यालय बंद थे, लेकिन सड़क पर भीड़ थी। बोट क्लब से आगे बढ़ते हुए लालमणि बोला, डॉक्टर सजल त्रिपाठी के बारे में बताने के लिए कहा था। डॉक्टर त्रिपाठी की समीक्षाएं और आलेख आपने अखबारों में पढ़ी होंगी, यदा कदा ही लिखते हैं। मैंने 1-2 समीक्षाएं सारिका में भी पढ़ा। कन्हैया लाल नंदन के मित्र हैं, शायद कानपुर के हैं, लेकिन इनकी विशेषता ये है कि इनके परिचय के दायरे में अधिकांश धनाढ्य लेखिकाएं हैं। लेखक भी हैं, लेकिन प्रायः ये लेखिकाओं की कहानियों और उपन्यासों पर लिखते हैं, प्रतिष्ठित लेखिकाओं पर नहीं। सभी नंदिनी राजदान जैसी, जिनके पास अथाह पैसा है, पति का व्यवसाय है। लोगों का कहना है कि उनके लिए दूसरे लिखते हैं, या वो स्वयं अधकचरा लिखती हैं जिसे दूसरे ठीक करते हैं। ये धन के बल पर साहित्यकार बनी घूम रही हैं, और त्रिपाठी जैसे कितने ही उनके धन का भोग कर रहे हैं। रचनाकार की गोष्ठी से लौटते समय लालमणि की कार में नीलिमा पीछे की सीट पर बैठी थी। इस बार वो आगे बैठी थी। लालमणि बोलता रहा, वो चुप रही। कहते हैं कि डॉक्टर त्रिपाठी इन लेखिकाओं से खूब धन उगाही करते हैं, शराब के आदी हैं। यहाँ भी वो मुफ्त में नहीं आए होंगे। नंदिनी से उन्होंने खासी रकम ऐठी होगी आने और उनके बारे में बोलने के लिए। ओह, ये बाहरी घुसपैठिए पैसों के बल पर चर्चा पाते रहते हैं, और प्रतिभाशाली लेकिन साधनहीन चर्चा से बाहर रहते हैं। ये हिंदी साहित्य की विडंबना है। ये सब आज हो रहा है ऐसा नहीं है। नई कहानी और नई कविता के दौर से हो रहा है और होता रहेगा। बहुत दुखद, नीलिमा ने कहा। उसके ये कहते ही गाड़ी नीलिमा के घर के सामने रोकते हुए लालमणि बोला, आपका दौलत खाना। नीलिमा ने धन्यवाद दिया और नीचे उतर गई। पिछली बार की भांति लालमणि ने जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट नहीं की कि शायद वो चाय पीकर जाने के लिए कहेगी, लेकिन नीलिमा ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और अपने गेट की ओर बढ़ी। तब उसने लंबी सांस खींचते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। उपन्यास सुखन साज की कहानी जारी रहेगी अगले भाग 7 में।